मेरा नाम है झिलमिल और स्पेक्ट्रम सीरीज़ में आज का हमारा दूसरा चैप्टर है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। आज हम देखेंगे इसका ओवरव्यू और बेसिकली हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए थे ट्रेडिंग के मकसद से। ठीक है, डायरेक्टली इंडिया में उन्होंने पोर्टुगीज को भेजा था ट्रेडिंग के मकसद से, और किस तरह से ट्रेडिंग से रूलिंग तक पहुँचे वो हम बाद के चैप्टर्स में धीरे धीरे देखेंगे, बाद के वीडियोज़ में। सीन क्या हुआ था कि पहले यूरोपियन कंट्रीज से जो था वो रेड सी के मार्ग से बहुत सारी सामान जो है ट्रेडिंग किया जाता था फ्रॉम हियर टू हियर। आपको तो पता है ऐसा इंडिया में जो है वो स्पाइसेस का हब है, बहुत सारी चीज़ों का हब माना जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्पाइसेस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सिल्क, कपड़े। तो ये जो था यहाँ से ये बिंदास जो है यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडिंग करके ले जाते थे और अपने जगह पे डबल ट्रिपल रेट पे बेचते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन द 17th सेंचुरी जो है तब जब जो इस्लामिक रूलर्स ने, जो अरब्स ने, रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ था इन द 7th सेंचुरी, तब जो इस्लामिक रूलर्स थे या फिर अरब कंट्रीज़ थे, अरब रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, ये रेड सी के ट्रेड रूट को ना एक तरह से कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जब भी यूरोपियन शिप्स जो है वो ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे जाते तो ये लोग जो है इनको बोलते थे थम्बा थम्बा, रोको रोको, और हफ्ता दिए बिना जो है वो उनको जाने नहीं देते थे। तो यूरोपियंस वर काइंड ऑफ कीन कि अभी क्या जुगाड़ लगाएं कि इनको पैसे दिए बिना इनके इन्होंने काइंड ऑफ नाक में दम कर लिया था कि भाई कुछ भी सामान जाए तो उनको रोक लेते थे। बहुत सारे शिप्स को उन्होंने रोका, बहुत सारा उनको पैसे देने पड़े, बहुत कुछ उनको सामान उनका रोक लिया, डैमेज हो गया, लॉस में चला गया। तो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे दे वर कीन टू फाइंड आउट ए रूट कि क्या जुगाड़ लगाया जाए कि इनको सामना भी ना करना पड़े और इंडिया तक पहुंच भी जाए। सो दे वर कीन टू फाइंड अल्टरनेट रूट टू इंडिया, क्योंकि रेड सी पे और लैंड और जो मोस्ट कॉमन पहले जो रूट्स थे इंडिया तक पहुंचने के लिए, लैंड और सी रूट्स, इस पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था जो अरब इंटरमीडिएट थे। So after the decline of the Roman Empire in the 17th century, the Arab had established their dominion in Egypt and Persia. Direct contact between the European and India declined, and with that, the easy accessibility to the Indian commodities like spices, calicoes, silk, and various precious stones that were greatly in demand were affected. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, एक बार आया भी था कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ट्रेडिंग होती थी बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इंडिया। तो ये ऑप्शंस आप याद रखिए, स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क एंड वेरियस प्रेशियस स्टोन्स। ये मैंने लिखाया भी हुआ है। जैसे कि आपको पता है स्पाइसेस कितनी काम की चीज़ है, कितना सारा चीज़ें प्रिजर्व करने में स्पाइसेस मदद करती थी उस टाइम पे। लाइक मीट प्रिजर्व करना हो तब भी स्पाइसेस काम आती थी। एंड सिल्क तो आपको पता ही है कितना एक्सपेंसिव एंड कितना प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इस तरह की चीज़ें। The Red Sea trade route was a state monopoly from which Islamic rulers earned tremendous revenues. The land routes to India were also controlled by the Arabs. In the circumstances, the Europeans were keen to find out a direct route to India, जैसे कि मैंने कहा अभी। तो प्रीलिम्स के लिए ये सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ें का ट्रेडिंग एक्सचेंज होता था पहले, बिफोर दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशन बिटवीन द अरब इंटरमीडिएटरीज। तो ये सारे चार चीज़ों का नाम आप याद रखिएगा। उस दौरान जो था 15th सेंचुरी में यूरोप ने एक रेनेसा का पीरियड जो था, एक इवोल्यूशन का पीरियड आया हुआ था। जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा है उनको पता होगा कि 15th सेंचुरी में किस तरह के चेंजेस होने लगे थे यूरोप में। मॉडर्नाइजेशन होने लगा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, लोगों के पास पैसे बहुत आने लगे थे, लोग अपग्रेड होने लगे थे, लोग एक लग्जरियस लाइफ को जीने लगे थे। तो दिस वॉज ऑल्सो हैपनिंग बिहाइंड द सीन इन दिस 15th सेंचुरी यूरोप। ये लोगों में जज्बा हो रहा था कि वी नीड टू एक्सप्लोर कि कहाँ क्या है सब, इंडिया को किस तरह से और कौन से रूट से हम जा सकते। दे वे आर वेरी एडवेंचर फ्रीकिंग ना, उनको बहुत एडवेंचर का करना था। दे वे आर वेरी एक्सप्लोरेशन वाला माइंड था उनका कि उनको एक्सप्लोर करना था। दे वर लाइक आज कुछ तूफानी करते हैं।
सो जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो उनका बहुत तूफ़ानी करने का, एडवेंचर करने का, एक्सप्लोरेशन करने का मन था उस टाइम पे, जो लाइक सब में खून गरम हो गया था एकदम। At the same time, Europe made great advances in the art of shipbuilding and navigation. तो एक्सप्लोरेशन करना होगा तो प्रेरणा तो चाहिए ना। ऐसे ही आप हवा में बोलोगे, काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे काम नहीं करता है। तो उनकी दिल में चाह थी और उस चाह को पूरा करने के लिए वो लोग शिप बिल्डिंग, एक्सप्लोरेशन, नेविगेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ठीक है, अब जैसे कि मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत सारी कोर्सेज सीखती हूँ, सिखाती हूँ। बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं ना। इफ़ यू हैव डिज़ायर्स यू हैव टू वर्क थ्रू इट। तो उस टाइम पे भी शिप बिल्डिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। Hence there was an eagerness all over Europe for adventurous sea voyages to reach the unknown corners of the East. तो सब लोगों में एक जज्बा था कि वो एक एडवेंचर ले ले, एडवेंचर ट्रिप ले और एक्सप्लोर करे जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ईस्ट के सी के आसपास क्या है वो देखे, क्या खजाना छुपा है। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, साइंटिस्ट लोग ना हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की फिराक में रहते हैं, कहाँ किधर पानी है क्या नहीं है। तो उस ज़माने में भी ऐसा था कि देखे तो सही क्या है क्या नहीं है, एंड इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे प्रीलिम्स में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वे द रीजन्स विच मेड द पोर्टुगेज टू ट्रैवल टू इंडिया। फर्स्ट रीजन था द इंटरवेंशन ऑफ द मुस्लिम इंटरवेंशन ऑफ द अरब इस्लामिक इंटरमीडिएटरीज, जो उन्होंने बोल दिया था ना कि अब जाने नहीं देंगे। दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न वाज कि रेनेसा का पीरियड था और उस टाइम पे शिप बिल्डिंग का जो है या एक्सप्लोरेशन का क्रेज़ जो है, जैसे अभी टिकटॉक का होता है ना ट्रेंड, वैसे उस शिप बिल्डिंग का या उस चीज़ का एक्सप्लोरेशन का ट्रेंड चला हुआ था, लोगों में क्रेज़ बहुत था। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। थर्ड रीज़न इज़ दैट, जैसे कि मैंने कहा कि रेनेसा का पीरियड चल रहा था, तो लोगों के पास पैसे बहुत आ रहे थे। लोग एक लग्जरियस और कंफर्ट वाली लाइफ जीना चाहते थे, और लग्जरियस लाइफ जीने का मतलब क्या? यू हैव टू यूज़ द प्रीमियम प्रोडक्ट्स, राइट? तो अगर आप प्रीमियम ज्वेलरी रखते हो तो एक शो ऑफ होता है कि वी आर हैविंग अ लग्जरियस लाइफ। तो उस टाइम पे डिमांड बहुत थी लोगों की, लेकिन सप्लाई उस चीज़ की कम हो रही थी। लोगों की डिमांड थी सिल्क क्लोथ्स पहनना, लोगों की डिमांड थी कि सिल्क कैलिकोस के कपड़े पहने, सेमी प्रेशियस स्टोन्स लेके शो ऑफ करे। बट डिमांड बहुत थी, पैसे बहुत थे, लेकिन उस चीज़ की सप्लाई कम थी। ये भी एक रीज़न था कि जिन्होंने यूरोपियंस को एक तरह से कन्विंस किया था कि हमको कैसे भी करके इंडिया तो जाना है ट्रेडिंग के लिए। चौथा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि स्पाइसेस इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, उस टाइम पे तो फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर थी नहीं, माइक्रोवेव थे नहीं, तो स्पाइसेस में ही मीट प्रोडक्शंस जो है उसको स्टोर किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे मीट सप्लाई या मीट प्रोडक्शंस जो है वो बहुत बढ़ रही थी। और जैसे कि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में मीट ज़्यादा पिया जाता है, खाया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में तो वेजिटेरियन फिर भी चलता है, उधर तो कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ वही मिलता है, अभी भी मिलता है। तो वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत दिक्कत है भाई। तो यहाँ पे तो मीट को प्रिजर्व करने के लिए भी स्पाइसेस की ज़रूरत होती थी, और इसके लिए भी इंडिया में जाने का, स्पाइसेस लेके आने का उनको वो था, ज़रूरत थी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। So, the economic development of many regions of Europe was also progressing rapidly, with expansion of land under cultivation, the introduction of an improved plough, scientific crop management such as crop rotation, and increased supply of meat, which called for spices for cooking as well as for preservation. जैसे कि मैंने कहा, priorities also grew, and with the demand for ओरिएंटल लग्जरी गुड्स ऑल्सो इंक्रीज। जैसे कि मैंने कहा, लोगों की लग्जरियस लाइफ या लग्जरियस गुड्स को अचीव करना, क्योंकि बोले पैसे की कमी नहीं है, हमको बस चीज़ें चाहिए, तुमको जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमको ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स चाहिए। तो दिस वाज मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई कम था, जिसकी वजह से भी इट वाज अ रीज़न। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी। सो सब लोगों की जो है आर्थिक स्थिति बहुत इम्प्रूव हो रही थी। जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होती है, हमारा लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, पहले आप जाते हो नैनो कार में, उसके बाद आप जाओगे BMW में।
जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव या आपकी आर्थिक स्थिति जैसे आपका अपग्रेड हो जाता है। तो यूरोपियंस ने क्या किया कि पोर्टुगीज को कहा कि भाई पैसे की कमी नहीं है, तुम पैसे ले लो, लेकिन तुम एक्सप्लोर करने के लिए चले जाओ, हम तुमको फाइनेंशियली बैकअप करेंगे, तुम जाओ इंडिया का एक रूट ढूंढो और इंडिया में जाओ किधर से, और वो ट्रेडिंग करके वो सामान लेके आओ बिना मुस्लिम इंटरमीडिएट्स के को पैसे दिए हुए। The North Europeans were ready to aid Portuguese and Spain with money and men, even as the जिनोसी वे रेडी टू प्रोवाइड शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज। ये एक जिनोसी जो है वो एक मर्चेंट ट्राइब्स थे जो बेसिकली ट्रेडिंग का ही बिजनेस करते थे, वो शिप्स वगैरह ही बनाते थे और वो बेसिकली ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए ही शिप्स वगैरह बनाते थे और कुछ कमोडिटीज़ बना के वो बेचते थे, वही उनका लाइफस्टाइल था। तो यूरोपियंस ने पोर्टुगीज और स्पेन को कहा कि भाई तुम पैसे दे दो, हम पैसे तुमको एड करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बस तुम जाओ। तो ये पोर्टुगीज ने कहा ओके चलो चले इंडिया। पोर्टुगीज तो वैसे भी चाहते थे कि वो एक्सप्लोर करे, तो उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने यूरोपियंस से कहा हम फंड करेंगे, तुम जाओ। सो प्रिंस हेनरी थे एक वन ऑफ द वेरी फेमस पोर्टुगीज नेविगेटर, उनका नाम ही पड़ गया था नेविगेटर, बिकॉज उनका जो था ऑब्सेशन था एक क्रेजीनेस, एक ही हैड अ ग्रेट ऑब्सेशन कि वो ट्रैवल करे, नेविगेट करे टूवर्ड्स इंडिया, उनका एक ग्रेट ऑब्सेशन था। और उनके इस ऑब्सेशन को हवा दिया या सपोर्ट किया पोप पोप निकोलस फाइव ने। पोप निकोलस फाइव ने जो है प्रिंस हेनरी को बोला कि जा हेनरी जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, और उनको भेज दिया इंडिया में, इंडिया की खोज में, ठीक है, इंडिया की जो एक सी रूट है उसकी खोज में। सो हु वाज कॉल्ड द नेविगेटर? प्रिंस हेनरी वाज कॉल्ड द नेविगेटर। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे जैसे कि प्रिंस हेनरी ने बोला है मेरे को घूमने जाना है, मेरे को अपना सपना पूरा करना है, तो पोप निकोलस ने कहा कि जा हेनरी जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। So historians have observed that the idea of finding an ocean route to India had become an obsession for Prince Henry of Portugal, who was nicknamed the Navigator. Also, he was keen to find a way circumvent the Muslim domination of the Eastern Mediterranean and all the routes that connected India to Europe. ठीक है, उनका एक ऑब्सेशन था इंडिया का एक अलग रूट, बाकी सारे रूट ढूंढना दैट कनेक्ट्स इंडिया टू यूरोप विदाउट बीइंग और उन जो मुस्लिम जो इस्लामिक इंटरवेंट जो डोमिनेट कर रहे थे इस्लामिक रूलर्स, उनसे पीछा छुड़ाना उनका एक ये पूरा लाइफ का गोल ही था ये उनका। So Pope Nicholas V gave Prince Henry bull in 1454, conferring on him the right to navigate the sea to the distant shores of the Orient, more specifically as far as India, in an attempt to fight Islamic influence and spread the Christian faith. However, Prince Henry died before his dream could become a reality. पोप निकोलस ने प्रिंस हेनरी को ये होप इसीलिए दिया या बूस्टअप इसीलिए किया क्योंकि उनका ये भी मानना था अगर हम लोग उनको प्रिंस हेनरी को उधर भेजा जाए टूवर्ड्स इंडिया या टूवर्ड्स द रूट, तो क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ाना था, उनका क्रिश्चियन फेथ को बढ़ाना था, पूरे वर्ल्ड में उनको क्रिश्चियनिटी का प्रोपागेंडा लाना था, ठीक है। लेकिन प्रिंस हेनरी का ये जो सपना था कि टू रीच इंडिया, सी रूट्स ऑफ इंडिया, ऑल द सी रूट्स ऑफ इंडिया, वो पूरा होने से पहले ही वो जो है उनका देहांत हो गया प्रिंस हेनरी का। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये एक इमेजिनरी लाइन बना था जिन्होंने स्पेन और पोर्टुगल को डिवाइड किया था, ठीक है। 1497 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस के अंदर जो है पोर्टुगल और स्पेन ने जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था बिटवीन देम, उनको एक इमेजिनरी लाइन इन अटलांटिक में एक इमेजिनरी लाइन में डिवाइड किया था। ये दिस इज द इमेजिनरी लाइन इन द आइलैंड ऑफ, जस्ट अ सेक, इन द आइलैंड ऑफ केप वर्डी आइलैंड्स, ओके।
इस ट्रीटी के अंदर पोर्टुगल को सब कुछ ईस्ट में मिलेगा और सारे जो पोर्टुगल्स को एक्सप्लोर करने के लिए ईस्ट कंट्रीज़ मिलेगा ईस्ट रूट में, और स्पेन को वेस्टर्न रूट में। और इसके तहत ही पोर्टुगल को ये मौका मिला कि वो जो है इंडिया के ओशंस में एक्सप्लोर कर सके। It was in 1487 that the Portuguese navigator Bartholomew Dias rounded the Cape of Good Hope in Africa and sailed up to the eastern coast. He was well convinced that the long sought after sea route to India has been found. ये जो था वास्को डा गामा से पहले जिन्होंने जो केप ऑफ गुड होप को जो साउथ अफ्रीका में है उनको राउंड किया था, उनका नाम क्या था? इट वाज नॉट वास्को द गामा, इट वाज बार्थोलोमेव डियास। आई एम सो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, मुझे गालियाँ मिलती है कमेंट सेक्शन में कि प्रोनाउंस अच्छे से, अरे नहीं होता मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से, तो समझ लो आप लोग। सो इट्स बार्थोलोमेव डियास जो था, उन्होंने ये केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका में था उनको राउंड करके ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे, बट उनका जो है वो पहुंच नहीं पाए, उनका ये अधूरा काम पूरा किया वास्को ड गामा ने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वास्को ड गामा किस तरह से इंडिया पहुंचे, अपने सैनिकों के साथ गुजरात पहुंचे और कैसे कहाँ तक क्या क्या हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगेज हु राउंडेड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका? इट वाज नॉट वास्को ड गामा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस कर देते। तो यहाँ पे ये आंसर होगा बार्थोलोमेव डियास। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस निकल के आए हैं इस वीडियो में। फर्स्ट, कि क्या मकसद था जिसकी वजह से यूरोपियंस ने पोर्टुगेज को भेजा? फर्स्ट, मुस्लिम इंटरमीडिएटरीज जो थे, इस्लामिक इंटरमीडिएटरीज जो थे उनसे पीछा छुड़ाना था। सेकेंड, उस ज़माने में इकोनॉमिक वेल्थ बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था, डिमांड बहुत था, सप्लाई कम था। थर्ड, लोगों का पैशन था एक्सप्लोरेशन, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों में गर्म खून था, तो दे वर लाइक आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था कि कौन सी कमोडिटीज़ जो थी जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन कंट्रीज़, वो सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड, कि किसका नाम था जो है द नेविगेटर था, और उनको किन्होंने बूस्टअप किया था? द नेविगेटर का नाम था प्रिंस हेनरी और उनको बूस्टअप किया था पोप निकोलस 5। ठीक है, और उनका पोप निकोलस 5 का एम क्या था? कि क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से पूरे विश्व में फैलाए। उसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ टॉर्सेडिलस। ओके, उसके अंदर स्पेन और पोर्टुगल में एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया था जिसके तहत पोर्टुगेज के हिस्से में इंडियन कंट्रीज़, इंडियन वाटर्स आए थे, और उसके बाद उन्होंने भेजा था इन महाशय को केप ऑफ गुड होप के ज़रिए, बट ये जो है ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, इंडियन वाटर्स तक रीच करने का जो ये ड्रीम था ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।